हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखो, मेरे पास एडुकार्ट का सैंपल पेपर है टर्म 2 का मैथ्स का। तो आज इसका मैं सैंपल पेपर 2 सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट के साथ करवाऊंगा, कौन सा टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है, ट्रिकली हम लोग कैसे उसको जल्दी से समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, वो सब मैं बताने वाला हूं बच्चों। ठीक है, तो मैं जैसे अगर सारे बच्चों के पास बुक नहीं होगा ऐसा मैं समझ रहा हूं, तो मैं क्वेश्चंस भी करवा यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद सॉल्यूशंस भी करवाने वाला हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टर्म 2 सैंपल पेपर, और ये दूसरा सैंपल पेपर है एडुकार्ट का, जो ये सैंपल पेपर का बुक है उसका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवा रहा हूं बेटे। हियर इज गिवन दैट इफ x इज इक्वल टू 2/3, इफ x इज इक्वल टू 2/3 and x is equal to -3 are the roots of quadratic equation ax square plus 7x plus b is equal to 0, then find the value of a and b। मुझे यहां पर a and b की बच्चे वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद मैं आपको पहले मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो, यहां पर जो इक्वेशन दिया गया है इसके दो रूट है हमारे पास। एक है x इज इक्वल टू 2/3 और दूसरा है x इज इक्वल टू -3। ये दोनों इस इक्वेशन के रूट है, एंड इस इक्वेशन में मुझे a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चे। दो तरीका मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहला एक स्मार्ट तरीका कि हमने जो है टर्म 1 में एक चैप्टर पढ़ा था बेटा, जो हमने यहां पर लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था एक प्रॉपर्टी। क्या थी? इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0, then we can say that sum of their root, that means alpha plus beta is equal to minus b upon a, and we can say that alpha into beta is equal to c upon a। ये प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं अभी बता रहा हूं बच्चे। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जिसके दो रूट है, एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, देन सम ऑफ देयर रूट, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहां पर b क्या है बेटे? b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर? एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर रूट, दैट मींस अल्फा इंटू बीटा ऑलवेज क्या होता है? c अपॉन a होता है। क्लियर? अब इस प्रॉपर्टी का अगर मैं यहां पर यूज करूंगा तो देखो क्या होगा। सम ऑफ देयर रूट, मतलब दो रूट कौन कौन से? ये दोनों है, तो क्या हो जाएगा? 2/3 प्लस -3। सम ऑफ देयर रूट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहां पर देखो b के प्लेस पे क्या है? 7 है, तो ये हो जाएगा -7 अपॉन ए। ए के प्लेस पे a ही है बेटा, तो यहां पर मैं a ही लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 2/3 -3 इज इक्वल टू -7/a। क्लियर है? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 - 3 इंटू 3 होगा 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू -7/a। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट, देखो 2 - 7 क्या हो जाएगा? 2 - 9 क्या हो जाएगा? -7 अपॉन 3 इज इक्वल टू -7/a। अब देखो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -7 से -7 कैंसिल हुआ, दैट मीन्स a की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है? 3 मिल रही है। a की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली अब मुझे क्या फाइंड करना है? b फाइंड करना है। ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। प्रोडक्ट ऑफ देयर रूट, दैट मीन्स 2/3 इंटू -3 क्या होगा? 2/3 इंटू -3 इज इक्वल टू वॉट? c/a। c के प्लेस पे क्या है? b। a के प्लेस पे क्या है बेटा? a ही है, बट a की वैल्यू हमने फाइंड किया है कितना? 3, तो यहां पर मैंने लिखा 3। क्लियर? अब देखो 3 से 3 यहां पे कैंसिल हुआ, दैट मीन्स ये हुआ -2 इज इक्वल टू b/3। सो हियर वी गेट b इज इक्वल टू -6। ये प्रॉपर्टीज हमने सॉल्व किया। क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। कब यूज करना है?
when अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। समझ में आया? बहुत बढ़िया बेटा। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। अच्छा हाँ, दूसरा वाला मेथड कैसे कर सकते हैं सर वो भी बता दो। तो दूसरा मेथड ओरली में बताऊंगा, आप लोग कंटिन्यू करोगे, आप लोग सॉल्व करोगे उसको ओरली। इसको जैसे आप लोग कैसे कर सकते हो बेटा, एक बार आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 2/3 इस इक्वेशन में पुट करोगे तो एक साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको मिलेगा। दूसरी बार x इज इक्वल टू -3 आप इसी इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको दूसरा एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेगा। बाद में वो दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको a एंड b की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं अभी। तो चलिए बच्चों अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पर दिया गया है सॉल्व फॉर x एंड यहां पर इक्वेशन दिया गया है अंडर रूट 2x प्लस 9 अंडर रूट 2x प्लस 9 प्लस x इज इक्वल टू 13। यहां पर जो इक्वेशन दिया गया है इसमें मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर देख के लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में नहीं है। तो पहले मैं इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में बनाऊंगा। कैसे बनाएंगे बेटा, देखो इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो मैं हमेशा क्या करूंगा, यहां पर देखो जो अंडर रूट वाला पार्ट है उसको इसी साइड रखो, दैट मीन्स 2x प्लस 9 रूट में जो है उसको ऐसे रहने दो। ये जो x है उसको उस साइड शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा 13 माइनस एक्स। अब क्या करना है, अब यहां पर देखो इस साइड स्क्वायर रूट है और यहां पर क्या है, दैट मीन्स ये स्क्वायर रूट को मुझे रिमूव करना है। तो ये स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, मैं करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं दोनों साइड क्या करूंगा, स्क्वायर लूंगा। तो अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायर लिया तो इस साइड का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2x प्लस 9 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर। क्लियर है, ये समझ में आया? मैंने स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायरिंग किया। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करने से क्या हुआ कि इस साइड का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इस साइड का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर से, और इधर स्क्वायर आया। अब नाउ इट इज इन अ फॉर्म ऑफ a माइनस बी दी होल स्क्वायर। अब ये a माइनस बी दी होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x। सो देयरफॉर अब क्या करना है बेटा, अब इसको हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में बनाएंगे। दैट मीन्स मैं इसको अभी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में बनाऊंगा। तो ये होगा, देखो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 26x, इसको भी उधर लेके जाओ, ये हो जाएगा माइनस 2x। एंड देखो ये प्लस में है प्लस 169 और ये प्लस वाला उस साइड जाएगा तो माइनस 9 होगा, दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 169 माइनस 9 दैट मीन्स क्या बेटा 160 इज इक्वल टू व्हाट 0। मतलब अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में आ गया। तो मुझे क्या करना है, अब इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, कितना हो जाएगा 160x स्क्वायर। अब इसके दो फैक्टर जिसको ऐड करने के बाद कितना है 28 आए, है ना। ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए 28। तो 20 अट्ठे कितना होता है बच्चे 108। तो यहाँ पर 20 एंड 8 मल्टीप्लाई करेंगे 160 मिलेगा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स यहां पर लिखो, एक एक्स यहां पर। ऐड करने के बाद 28 आ रहा है। बड़े वाले फैक्टर की साइन हमेशा मिडिल टर्म की साइन होती है, क्या है यहाँ पर माइनस, दैट मीन्स इसकी साइन माइनस। एंड मुझे ऐड करना है, ऐड कब होता है जब हमेशा सिमिलर साइन होती है। तो सिमिलर साइन रखने के लिए इसको भी हम लोग माइनस रखेंगे। अब ये वैल्यू मिडिल टर्म के प्लेस पे आएगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर फर्स्ट टू टर्म। अगर मैं पहले दो टर्म को कंपेयर करता हूं बेटे, और अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा x इन अ ब्रैकेट x माइनस 20। एंड सिंस इट बी कंपेयर्ड लास्ट टू टर्म, अगर मैंने लास्ट टू टर्म को कंपेयर किया बेटे और अगर मैंने माइनस 8 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर मुझे अगेन मिलेगा x माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 0। यहां पर भी x माइनस 20 है, यहां पर भी x माइनस 20 है। तो अब हम लोग x माइनस 20 कॉमन लेंगे। अगर मैंने x माइनस 20 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है x माइनस 8 is equal to what 0. So therefore here we can say that x minus 20 is equal to 0 or x minus 8 is equal to 0. So therefore here we will get x is equal to 20 or x is equal to 8। ये मेरा आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर है, समझ में आया?
स्क्वायर रूट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आया बेटा। चलो ठीक है, इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहां पर क्वेश्चन दिया गया है द मीन ऑफ 8 नंबर। एक सेकंड में इरेज कर देता हूं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हियर इज गिवन दैट द मीन ऑफ 8 नंबर इज 23। क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनो। द मीन ऑफ 8 नंबर इज 23, वन मोर नंबर इज एडेड टू इट। मीन ऑफ 8 नंबर इज गिवन और एक नंबर ही इसमें ऐड किया गया है। देन द न्यू मीन रिड्यूस्ड टू 23। पहले मीन कितना था? 23 था, एक और उसमें नंबर ऐड करने से मीन घटकर कितना हो गया? 22 हो गया। फाइंड द नंबर एडेड, कौन सा नंबर उसमें ऐड किया गया वही फाइंड करना है। क्वेश्चन में लिख रहा हूं आप लोग के लिए। द मीन ऑफ 8 नंबर, द मीन ऑफ 8 number, the mean of 8 numbers is 23. One more number is added to it. One more number is added to it. एक और नंबर इसमें क्या किया गया बेटा? ऐड किया गया। The new mean is reduced to, the new mean is reduced to 22. Find the number added. Find the number added. इसमें कौन सा नंबर ऐड किया गया बेटा? वही मुझे इसमें फाइंड करना है। ध्यान देना। मीन ऑफ 8 नंबर इज गिवन। मीन ऑफ 8 नंबर इज गिवन कितना? 23। हमने मीन के लिए, अगर मेरी स्टैटिस्टिक्स की आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी बेटा, तो आपको पता होगा मैंने बताया था मीन क्या होता है। मैंने बताया था मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था मीन क्या होता है। मीन मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब यहां पर देखो, सिंस मीन ऑफ 8 नंबर इज गिवन दैट इज 23। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। सिंस मीन ऑफ 8 नंबर इज गिवन, मीन ऑफ 8 नंबर इज गिवन दैट इज 23। दैट मीन्स सम ऑफ 8 नंबर कितना हो जाएगा? सम ऑफ 8 नंबर कितना हो जाएगा? मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स 8। सम ऑफ 8 नंबर इज इक्वल टू मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 8। मीन इंटू 8 जब मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सम ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? समझ में आया कि मीन अगर दिया रहेगा तो उससे मैं सम ऑफ 8 नंबर फाइंड कर सकता हूं। कैसे? बाय दिस फॉर्मूला, मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, तो यहां पर आ जाएगा देयरफॉर मीन ऑफ 8 नंबर, सम ऑफ 8 नंबर। सो देयरफॉर सम ऑफ 8 नंबर इज इक्वल टू व्हाट? 23 इंटू 8 एंड बाई मल्टीप्लाइंग इट हियर वी विल गेट 8 3 24 हो जाएगा बेटा। 2 हासिल, 4 8 दूनी 16 और 2 18। कितना आया? 184। अब यहां पर क्या बोला है? फाइंड द नंबर एडेड। कौन सा नंबर ऐड किया गया? तो यहां पर मैं अज्यूम करता हूं लेट द नंबर टू बी एडेड बी एक्स। लेट द नंबर टू एडेड बी एक्स। नंबर को मैंने एक्स अज्यूम किया। तो यहां पर ध्यान देना बेटा। सो देयरफॉर वी कैन से दैट अगर एक नंबर में ऐड कर रहा हूं किसमें? सम ऑफ 8 नंबर में, तो सम ऑफ कितने नंबर हो जाएंगे? 9 नंबर, क्योंकि एक नंबर में बढ़ा रहा हूं। सो देयरफॉर सम ऑफ 9 नंबर इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ 8 नंबर कितना है? 184। एक नंबर इसमें ऐड कर रहा हूं x, तो सम ऑफ 9 नंबर कितना आया? 184 प्लस x। अब यहां पर देखो, न्यू मीन इज गिवन कितना? 22। नया वाला मीन मतलब एक नंबर ऐड करने के बाद जो मीन हुआ वो कितना है? 22। और मीन का फॉर्मूला भी मैंने बताया था,
मीन दैट मीन्स 22 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स सम ऑफ 9 नंबर कितना 184 प्लस एक्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 9। समझ में आया? वेरी गुड। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये हो जाएगा बेटा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, 198 इज इक्वल टू 184 प्लस एक्स। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट 198 माइनस 184 इज इक्वल टू एक्स। सो अब इसको सब्ट्रैक्ट करो बेटा, 8 माइनस 4 4, 9 माइनस 8 1, दैट मीन्स हियर वी विल गेट x इज इक्वल टू 14। दैट मीन्स जो नया नंबर ऐड किया जाएगा वो कितना है 14 है। ये हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, मैं रेस कर रहा हूं, उसके बाद थर्ड स्टार्ट करेंगे। आराम से सीखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, सब कुछ समझाऊंगा, पेशेंस बना के लगे रहो बस। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन दैट हियर इन द गिवन फिगर AB is a chord of a circle and AOC is its diameter such that angle ACB is equal to 40 degree. If AT is a tangent to a circle at point A, find angle BAT. ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन में ही लिख देता हूं यहां पर। देखो क्या दिया है, AB is a chord, डायग्राम बनाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। AB is a chord और क्या दिया है यहां पर, AOC is a diameter, AOC is a diameter और क्या दिया है, एंगल ACB is given, ACB is given that is 40 डिग्री और क्या दिया है, AT is a tangent, AT is a tangent, tangent दिया गया है यहां पर। फाइंड क्या करना है, एंगल BAT, एंगल BAT मुझे फाइंड करना है। देखो डायग्राम बनाता हूं तो अच्छे समझ में आएगा आपको। लेट अस अज्यूम ये क्या है, सर्कल है बेटा, ये है सर्कल का डायमीटर। कैसे हुआ डायमीटर, सेंटर मैंने बना दिया। अब देखो ये है टेंजेंट, ये टेंजेंट है A, यहां पर है TOC और यहां पर है B, ये मैंने बनाया, ये है B। और क्या दिया यहां पर एंगल ACB इज गिवन, एंगल ACB इज गिवन कितना 40, ये वाला एंगल दिया हुआ है 40। क्या फाइंड करना है, एंगल BAT, एंगल BAT मतलब ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। तो बेटा ये तो एक प्रॉपर्टी है एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। व्हेन वन कॉर्ड एंड टेंजेंट इज गिवन देन अकॉर्डिंग टू एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम वी कैन से दैट ये वाला जो एंगल रहता है वो हमेशा ये वाले एंगल के इक्वल होता है। ये तो थ्योरम है, लेकिन ये थ्योरम आपके जो है एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, तो मैं प्रूफ आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा, AOC क्या है, AOC क्या है, डायमीटर, एंड अकॉर्डिंग टू डायमीटर वी कैन से दैट एंगल इन सेमी सर्कल हमेशा क्या होता है 90 डिग्री का होता है। दैट मीन्स ये वाला एंगल ABC क्या होगा 90 डिग्री का होगा। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो सिंस AOC is a diameter in a place of AOC हम लोग बेटा AC भी लिख सकते हैं। So therefore here we can say that angle ABC is equal to 90 डिग्री एंड रीजन में आप क्या लिखोगे, एंगल इन सेमी सर्कल। क्या लिखोगे, एंगल इन सेमी सर्कल। अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल इन सेमी सर्कल वी कैन से दैट एंगल ABC कितना हुआ 90 डिग्री। अब देखो अगर ये 90 हुआ, ये 40 है, तो ये कितना होगा, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ये हो जाएगा बेटा 50, है ना। अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ये होगा 50। कैसे देखो, इन ट्रायंगल ABC वी कैन से दैट एंगल ACB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर मैं लिखूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहां पर देखो ACB है हमारे पास कितना 40 है, तो यहां पर आया 40 प्लस ABC हमारे पास कितना 90 प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू कितना 180। सो देयरफॉर एंगल BAC कितना हुआ 180, 90 प्लस 40 हो जाएगा बेटा 130। तो 180 माइनस 130 इज इक्वल टू व्हाट 50। ये एंगल मैंने BAC फाइंड कर लिया, एंगल BAC हमने फाइंड कर लिया, कितना मिला 50 डिग्री। अब ध्यान देना बेटा,
मतलब ये वाला एंगल 50 डिग्री मिल गया। अब मुझे पता है रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, 80 क्या है, टेंजेंट है। तो ये कितना हुआ, अकॉर्डिंग टू दी थ्योरम नंबर 1 ऑफ सर्कल चैप्टर, क्या था थ्योरम, रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। दैट मीन्स अगर ये पूरा एंगल 90 है, अगर ये पूरा एंगल 90 है तो उसमें से अगर मैं 50 माइनस कर दूंगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, 40 होगा। समझ में आया। और वही मैंने आपको पहले भी बताया था, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एंगल रहता है वो ये वाले एंगल के इक्वल होता है। दैट इज द थ्योरम। तो मैंने प्रूफ भी बता दिया आपको और आप आगे कर भी सकते हो। अभी ये 50 आया, अब यहाँ पर आप थ्योरम लिख देना, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू टेंजेंट, perpendicular drawn from radius to tangent is always radius drawn to tangent is always perpendicular to tangent. So therefore angle OAT is equal to 90 degree. So therefore angle BAT is equal to 90 minus 50, that means 40 degree. क्लियर बेटा। चलो ये हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, दैट इज 4th वन। देखते हैं 4th वाले में क्या दिया गया है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब यहां पर 4th दिया गया है, माय डियर, गिवन बिलो इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज ए बी सी डी। मुझे यहां पर मिसिंग वैल्यूज फाइंड करना है, टेबल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहां पर मैं कंप्लीट करता हूं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल इज गिवन हियर, फ्रीक्वेंसी इज गिवन, फ्रीक्वेंसी इज गिवन एंड ऑल्सो यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दिया गया है। वैल्यूज क्या क्या है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ठीक है, और यहां पर फ्रीक्वेंसी दिया गया है क्या, 17 A, 32 B, 19 एंड यहां पर क्या है बेटा, D है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया है, क्या क्या है हमारे पास, 17, 45, 77, 101 C एंड 130। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, मुझे यहां पर देखो, जैसे यहां पर A दिया है, यहां पर B दिया है, यहां पर D दिया है, यहां पर C दिया है, यही ABCD की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, ध्यान देना बेटा। जब भी देखो हम लोग मीडियन फाइंड करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते थे तो कैसे करते थे, जो पहले की फ्रीक्वेंसी है वही पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती थी, बट दूसरे वाले क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे फाइंड करते थे, दूसरे वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी प्लस फर्स्ट वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब मैं ऐड करता था तब मुझे दूसरे वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती थी, है ना। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मतलब मैं कह रहा हूं कि जब मैं A+17 करता था, A+17 करता था तो मुझे कितना मिलता था, 45 मिलता था। तो इससे मैं A फाइंड कर सकता हूं। A क्या हो जाएगा, 45 माइनस 17, दैट मीन्स A क्या हो जाएगा बेटा, बाई सबट्रैक्टिंग इट, 15 माइनस 7 हो जाएगा 8, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, दैट मीन्स A की वैल्यू कितनी आई, 28। A की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करना है सर, अब B फाइंड करना है। तो B को फाइंड करने के लिए जब मैं B+77 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 101, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, B+77 करूंगा, तो B+77 इज इक्वल टू 101, दैट मीन्स B इज इक्वल टू 101 माइनस 77। सो बाई सबट्रैक्टिंग इट हियर वी विल गेट B इज इक्वल टू, सबट्रैक्ट करो, देखो यहां पर है 1, दैट मीन्स 11 माइनस 7 हो जाएगा 4 एंड यहां पर क्या है 9, 9 माइनस 7 क्या हो जाएगा 2। B की वैल्यू कितनी आई, 24। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, तो नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट अभी मुझे C फाइंड करना है। तो C को फाइंड कैसे करेंगे हम लोग, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, C मिलेगा। दैट मीन्स C इज इक्वल टू व्हाट, C इज इक्वल टू 101 प्लस 19, 101 प्लस 19, सो C इज इक्वल टू क्या, 120। ये मैंने C फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, D फाइंड करना है। तो जब मैं C प्लस D करूंगा तब मुझे 130 मिलेगा। C कितना है, 120, तो ये हो जाएगा 120 प्लस D इज इक्वल टू क्या, 130। सो देयरफॉर D इज इक्वल टू 130 माइनस 120, मतलब कितना बेटा, D कितना आया, 10 आया। तो यहां पर मैंने 4th क्वेश्चन के भी आंसर फाइंड कर लिए, दैट इज 28, 24, 120 एंड 10। क्लियर है, कौन सा क्वेश्चन था ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करूंगा बेटा, तो पहले इसको एक बार इरेज कर देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5,
Here question number 5 is given that the 19th term of an AP is equal to 3 times its 6th term. ध्यान देना, the 19th term क्वेश्चन भी लिख रहा हूं मैं आपके लिए. The 19th term of an AP is equal to 3 times its सिक्स्थ टर्म. क्या फाइंड करना है? एंड सिक्स्थ टर्म. उसके बाद आगे भी है, इफ इट्स नाइन्थ टर्म इज 19, फाइंड द एपी. मुझे एपी यहां पे फाइंड करना है. तो पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग जाते हैं. क्या दिया है? 19th टर्म मतलब क्या? A19 इज इक्वल टू व्हाट? 3 टाइम्स व्हाट? A 3 टाइम्स इट्स सिक्स्थ टर्म, दैट मीन्स A6. A19 क्या होता है बेटा? A19 होता है A प्लस 18D, है ना? दैट इज इक्वल टू 3 इंटू A6 क्या होता है? क्या होगा? A प्लस 5D. ओपन कर दो ब्रैकेट. सो बाय ओपनिंग द ब्रैकेट यहां पर मुझे मिलेगा A प्लस 18D इज इक्वल टू 3A प्लस 15D. अब देखो बेटा, A को एक साइड ले लेते हैं, D को एक साइड. तो ये हो जाएगा, देखो 18D माइनस 15D इज इक्वल टू 3A, और ये प्लस ए उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ए. दैट मीन्स 3D इज इक्वल टू 2A. दैट मीन्स A इज इक्वल टू वॉट? 3D अपॉन 2. और क्या दिया है आगे? यहां पर दिया है नाइन्थ टर्म दिया हुआ है. दैट मीन्स A9 इज गिवन. कितना दिया है? 19. तो ये हो जाएगा A प्लस 8D इज इक्वल टू 19. अब A है हमारे पास, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो अगर मैं A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, दैट मीन्स 3D अपॉन 2 यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा एंड प्लस 8D करूंगा, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 19. अपॉन में 2 है, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 3D प्लस 16D इज इक्वल टू 19 इंटू 2 38. अब देखो बेटा, 16 प्लस 3 19, दैट मीन्स 19D इज इक्वल टू 38. सो D इज इक्वल टू व्हाट? 38 अपॉन 19, दैट मीन्स 2. D की वैल्यू कितनी आई? 2 आई. अब A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ D इन दिस इक्वेशन. तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू D कितना? 2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हुआ. A की वैल्यू कितनी है? 3. क्या फाइंड करना है? AP फाइंड करना है. तो AP क्या हो जाएगा? तो देयरफॉर AP हो जाएगा बेटा 3 प्लस कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स 5. अगेन 2 ऐड करो, 7 एंड सो ऑन. ये क्या होगा? AP हो जाएगा. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन. ये AP हमने फाइंड कर लिया. दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं. देखो, नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन दैट if the total surface area of a solid hemisphere is 462, find its volume. Total surface area of hemisphere is given. Total surface area of hemisphere is given, that is equal to 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम. इसका वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मुझे यहाँ पे फाइंड करना है. टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा? फॉर्मूला 3πr². सब्स्टिट्यूट करते हैं, रेडियस फाइंड करते हैं. सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट 3πr² इज इक्वल टू 462. सो देयरफॉर हियर वी विल गेट, पाई की वैल्यू दी गई है क्या? हाँ दिया है 22/7. तो ये हो जाएगा 3 इंटू 22/7 इंटू r² इज इक्वल टू 462. So therefore here we will get r² is equal to what? 462 into 7 upon क्या हो जाएगा बेटा? 3 into 22, है ना? So therefore here we will get r² is equal to what? ये हो जाएगा r² is equal to, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. So by simplifying it, 2 11 जा 22, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2. अब इसको डिवाइड करते हैं by 11, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11. That means
3 7 जा कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 7 इंटू 7 49, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 7। यूनिट क्या है बेटा इसकी यूनिट है सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है बेटा वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, कैन एनीवन टेल मी? यस, क्या होता है फॉर्मूला 2/3 इंटू पाई आर क्यूब, ये होता है फॉर्मूला। तो आर की वैल्यू हमने फाइंड किया है, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 2/3, पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7 एंड आर कितना है 7, मतलब 7 का क्यूब, दैट मीन 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल हुआ। सो हियर वी विल गेट, क्या मिल रहा है मुझे 22 इंटू 2 हो जाएगा 44 इंटू 49/3 सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक भी अगर करके सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे तभी भी हमको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, बट मैं इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आपको बताऊंगा कितना आएगा। तो देखो 49 इंटू 44, तो ये हो जाएगा बेटा 9 चौक 36 के 6 3 हाथ से 4 चौक 16 3 19। अगेन इसको मल्टीप्लाई करूंगा 9 चौक 36 के 6 3 हाथ से 4 चौक 16 3 19, तो ये हो जाएगा 6 15 9 1 10 11 और यहाँ पर 2 आया, कितना आया 2156। किससे डिवाइड करना है 3 से। 2156 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा ये हो जाएगा 3 7 जा 21, खत्म हुआ 5 आया 3 1 जा 3, कितना आया 2 एंड यहाँ पर क्या है 6 है, तो यहाँ पर आया 6, 3 8 जा 24, यहाँ पर आया बेटा 2, डेसिमल लगाया 0 20, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, दैट मीन्स आवर आंसर इज वॉल्यूम इज इक्वल टू 718.66 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 6 7 भी आप यहाँ पर लिख सकते हो बेटा। दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये हमने कंप्लीट किया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ही एक इंटरनल चॉइस दिया गया है इसमें, अब उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर सेक्शन बी पे जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं इंटरनल चॉइस में भी क्या दिया है, दैट मीन्स 7 में क्या दिया है। हाँ, तो यहां पर दिया गया बेटा राकेश अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 kept together 2 cubes each of side 5 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। देखो एक लड़का था, 2 क्यूब थे एंड क्यूब की साइज जो थी वो थी 5 सेंटीमीटर। वो दोनों क्यूब को क्या कर दिया, मर्ज किया, दोनों क्यूब को जोड़ दिया एक साइड से और उससे एक क्यूबॉइड बनाया। तो उस क्यूबॉइड का मुझे क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं आप लोग के लिए। क्वेश्चन है बेटा 6-1, राकेश अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 kept together 2 cubes, kept together 2 cubes each of side 5 centimeter, each of side 5 centimeter to form a cuboid, to form a cuboid. Find the surface area of a cuboid. Find the surface area of cuboid. क्यूबॉइड का मुझे सरफेस एरिया फाइंड करना है, ध्यान देना। लेट अस अज्यूम ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है और इसमें ही एक और क्यूब क्या किया, सेम साइज का ऐड किया, तो ये एक रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना। ठीक है, ये क्या बना बेटा, एक रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना। देखो मैं यहाँ पे क्यूबॉइड बना रहा हूँ रिजल्टिंग, ध्यान देना अभी थोड़ा सा यहाँ पे। तो ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है इसका ही मुझे सरफेस एरिया फाइंड करना है, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ईच ऑफ साइड कितना था बेटा 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स अगर मैं क्यूबॉइड की डायमेंशन की बात करूंगा तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 5 ये 5 ये 10 हुआ। बट इसका जो ब्रेथ है बेटा वो तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, ब्रेथ में कोई चेंजेस नहीं है, हाइट में भी कोई चेंजेस नहीं है। तो ब्रेथ एंड हाइट उसका सेम है, बट उसका जो लेंथ था वही चेंज हो गया और वो कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, सिंस द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर क्या 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। सिंस एज वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है फॉर्मूला, टू LB
प्लस BH प्लस LH, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू LB क्या है हमारे पास, देखो ये है लेंथ, ये है ब्रेथ और ये है हाइट। दैट मीन्स ये हो जाएगा 10 इंटू 5 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, दैट मीन्स 5 इंटू 5 प्लस लेंथ इंटू हाइट, दैट मीन्स 10 इंटू 5। ये हो जाएगा बेटा 2 इन अ ब्रैकेट 50 प्लस 25 प्लस 50। तो ये हो जाएगा 2 इंटू कितना 125, दैट मीन्स कितना 250। यूनिट क्या होगा इसका, सेंटीमीटर है, दैट मीन्स ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा। इसी के साथ हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 का इंटरनल चॉइस था उसको भी कंप्लीट कर लिया। एंड उम्मीद करता हूँ बेटे आपको समझ में भी आया होगा जो भी मैंने सिखाया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 मैंने आपको करवा दिए हैं एंड मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। अब मैं स्टार्ट करूंगा सेक्शन बी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। और यहां पर बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। ये हम लोग क्लास 10 का सैंपल पेपर एडू कार्ड का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सैंपल पेपर 2। और यहां पर बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। द टॉप्स ऑफ टू पोल ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर आर कनेक्टेड बाई वायर। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। मुझे क्या करना है बच्चे, यहां पर लेंथ ऑफ वायर फाइंड करना है। क्वेश्चन पहले एक बार समझो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो सबके पास टेक्स्ट बुक नहीं होगा, इसलिए मैं क्वेश्चंस भी यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। द टॉप्स ऑफ टू पोल, द टॉप्स ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर and 14 meter are connected by a wire. Connected by wire. Connected by wire. If the wire makes an angle of 30 degree, if the wire makes an angle of 30 degree with the horizontal, find the length of wire. Find the length of wire. मुझे यहां पर क्या करनी है बच्चे, वायर की लेंथ फाइंड करनी है। तो पहले हम लोग देखो, जैसे कि ये हाइट एंड डिस्टेंस, दैट मीन्स सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं क्या दिया गया है। द टॉप्स ऑफ टू पोल, तो यहां पर मैंने बच्चे 2 पोल बना दिए, एक पोल ये बनाया और एक पोल सपोज मैंने यहां पे बनाया। ठीक है, ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर। लेट अस अज्यूम ये वाले पोल की हाइट 20 मीटर है एंड ये वाले पोल की हाइट कितनी है 14 मीटर। आर कनेक्टेड बाई वायर। ये लोग जो इनका टॉप है बेटा वो एक वायर से कनेक्टेड है। लेट अस अज्यूम क्या है, ये एक वायर है। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया गया है, इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये जो वायर है बेटा अगर ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है विथ हॉरिजॉन्टल, कितने डिग्री का 30 डिग्री का एंगल बनाता है विथ हॉरिजॉन्टल, देन मुझे यहां पर वायर की लेंथ फाइंड करनी है। मतलब मुझे ये वाले वायर की क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। डायग्राम से समझ में आया। लेट अस अज्यूम ये क्या है, ए बी है, सी डी एंड ये क्या है, ई है, ये कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना। सबसे पहली बात, ये 2 पोल से बच्चे तो ये परपेंडिकुलर होंगे टू ईच अदर। तो यहां पर ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये क्या हुआ, रेक्टेंगल हुआ। तो अगर ये 14 मीटर है दैट मीन्स एडी की लेंथ भी 14 मीटर होगी। मतलब अगर एडी की लेंथ 14 मीटर होगी तो ईडी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 14 दैट मीन्स 6 मीटर। ईडी की लेंथ समझ में आया, 6 मीटर कैसे हुआ। अब ये 6 मीटर की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ईसी की लेंथ फाइंड करेंगे और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ए and BC be the two poles of height 20 मीटर एंड 14 मीटर। चाहो तो लिख सकते हो। और यहां पर क्या दिया है, और यहां पर दिया है बच्चे एंगल ECD इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 30 डिग्री
एंड मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है लेंथ ऑफ वायर, दैट मीन्स मुझे ईसी की लेंथ यहां पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी देखो, सिंस ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, है ना, चारों एंगल क्या है 90 डिग्री के हैं, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, यहां पर मैं बोलूंगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज व्हाट, इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है बेटा, रेक्टेंगल है। और अगर ये रेक्टेंगल हुआ दैट मीन्स अगर बीसी के, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, तो अगर ये वाली लेंथ कितनी है 14 मीटर, तो ये वाली लेंथ भी 14 हो जाएगा। दैट मीन्स हियर वी कैन से दैट बीसी इज इक्वल टू एडी इज इक्वल टू कितना 14 मीटर। और अगर ये 14 हुआ तो मैं यहां पर एडी फाइंड कर सकता हूं, देयरफॉर ईडी इज इक्वल टू व्हाट, एई माइनस एडी। एई कितना है हमारे पास, एई है 20 मीटर, तो ये हो जाएगा 20 माइनस कितना 14, दैट मीन्स कितना है बेटा 6 मीटर। ईडी की लेंथ कितनी है 6 मीटर। अब देखो अगर ये लेंथ बेटा 6 मीटर है तो, और ये वाला एंगल है मेरे पास कितना 30 डिग्री, दैट मीन्स परपेंडिकुलर है मेरे पास, हाइपोटेनस फाइंड करना है ना, परपेंडिकुलर है मेरे पास, हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो प्रॉपर्टीज हम लोग अप्लाई कर देते हैं। ट्राइंगल ले लेता हूं मैं, कौन सा, ईडीसी। देखो इन ट्राइंगल ईडीसी, सिंस एंगल ईडीसी कितना है 90 डिग्री और ये वाला एंगल मेरे पास 30 है, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई करता हूँ साइन का। साइन 30 हो जाएगा बेटे, साइन 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ईडी अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स ईसी। अब साइन 30 होता है हाफ, दैट इज इक्वल टू ईडी हमारे पास है 6 अपॉन क्या, अपॉन ईसी। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट, सो देयरफॉर हियर वी विल गेट ईसी इज इक्वल टू व्हाट, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, एंड यूनिट क्या है मीटर, दैट मीन्स लेंथ ऑफ वायर कितना हो जाएगा 12 मीटर, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये हमने कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये सेक्शन बी का हमने क्वेश्चन नंबर 7, दैट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन किया है सेक्शन बी का। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8, तो एक बार फटाफट इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, और इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलो 7 मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, here question number 8 is given that find two consecutive positive integer sum of whose square is 365। ध्यान देना बेटे, क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहां पर find two consecutive positive integer sum of whose square is what 365। तो देखो दो पॉजिटिव इंटीजर है, दो पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर है, दैट मीन्स अगर मैंने पहला एक्स अज्यूम किया तो दूसरा पॉजिटिव क्या हो जाएगा x प्लस 1, है ना। कॉन्जुगेटिव नंबर्स मतलब क्या, एक के बाद एक, दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे अज्यूम किया पहला वाला पॉजिटिव इंटीजर, अगर मैंने x अज्यूम किया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा x प्लस 1। तो यहां पर हम लोग अज्यूम करेंगे लेट द टू पॉजिटिव इंटीजर, लेट द टू पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स b, अगर पहला मैंने x लिया बेटा तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया है, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, दैट मींस हियर वी कैन से दैट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 365। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा बेटे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी दी होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट 2x स्क्वायर प्लस 2x एंड हियर इज प्लस 1, ये प्लस 65 इस साइड आएगा तो माइनस 65 होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन ले लेते हैं
तो अगर मैंने 2 कॉमन लिया, क्यों कॉमन ले रहा हूं, क्योंकि 364 भी 2 का मल्टीपल है, 2 तो है ही है। तो अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा बेटे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, कितना आया 182, दैट इज इक्वल टू 0। अब 182 के मुझे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 आए, है ना। तो 182 के दो फैक्टर हम लोग फाइंड कर लेते हैं। देखो मैंने लिखा यहाँ पर 182, अब इसको सिंप्लीफाइड करते हुए मैं जाऊंगा तो यहाँ पर मैंने लिखा 1। अब देखो जिस नंबर से मैं इसको डिवाइड करूंगा उसी नंबर से मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा। दैट मीन्स अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब ये किससे डिवाइड होगा, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है बेटे कितना 91, दैट मीन्स ये किससे जाएगा, ये देखो 7 से जाएगा। तो अगर मैंने 7 से इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 21, और वही 7 से मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 14। दैट मीन्स मुझे जो दो फैक्टर मिले हैं वो मिले हैं 14 एंड 13। एंड यहाँ पर देखो बड़े वाले फैक्टर के साइन प्लस की है, दैट मीन्स इसकी साइन प्लस होगी, इसकी साइन होगी माइनस। एंड क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स यहाँ पर आया, एक एक्स यहाँ पर आया। दो फैक्टर कौन कौन से मिले, एक मिला है प्लस 14x और दूसरा मिला है माइनस 13x। अब ये जो फैक्टर्स हमको मिले हैं उसको मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, है ना बेटा। तो अगर ये फैक्टर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर फर्स्ट टू टर्म। अगर मैंने पहले दो टर्म को कंपेयर किया एंड x को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 14 इन अ ब्रैकेट, एंड इफ वी टेक माइनस 13 कॉमन अगेन ये हो जाएगा इन अ ब्रैकेट x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर, अब देखो अब यहाँ पर दो टर्म है तो अगर मैंने x प्लस 14 को कॉमन लिया यहाँ से तो ये हो जाएगा x प्लस 14 इन अ ब्रैकेट, एंड दूसरे ब्रैकेट में आएगा क्या x माइनस 13 एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो हियर वी विल गेट x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और here we will get x minus 13 is equal to 0, that means x is equal to what 13। x की वैल्यू कितनी आई 13 आई, और मुझे क्या फाइंड करना था, टू कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना था। तो ये तो पॉजिटिव है ही नहीं, ये तो निगेटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 14 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 14 हो जाएगा। सो इट इज डिस्कार्डेड बिकॉज ये निगेटिव वैल्यू है और मुझे पॉजिटिव चाहिए था। तो पहला आंसर मेरा होगा 13 एंड दूसरा क्या होगा x प्लस 1 दैट मीन्स 14। सो आवर आंसर इज द टू पॉजिटिव इंटीजर विल भी क्या हो जाएंगे बेटे 13 एंड 14। ये हमने कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करता हूं बेटे आपको समझ में आया होगा। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। चलो देखो ये कंस्ट्रक्शन वाला है तो मैं बताता हूं कैसे करना है। पहले एक बार इसको इरेज कर दूं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन दैट हियर draw a circle of radius 2 centimeter, draw a circle of radius 2 centimeter with center O and take a point P outside the circle, and take a point P outside the circle, take a point P outside the circle such that OP is equal to 6.5 centimeter, and from P construct two tangent to the circle। ध्यान देना बेटे। अब यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, मुझे ड्रॉ करना है सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। रेडियस 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। ध्यान देना कैसे करना है, रिप्रेजेंटेशन समझो पहले। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया। अब यहाँ पर देखो विद सेंटर O, सेंटर मैंने यहाँ पर O लिया। अब देखो एंड टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल सच दैट OP इज इक्वल टू 6.5। अब मैं क्या करूंगा, सेंटर O से राउंडर लेकर के 6.5 मेजर करके एक आर्क बनाऊंगा। लेट से मैंने एक आर्क बनाई है, डिस्टेंस कितना है 6.5। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी आर्क पे एक पॉइंट P लूंगा और OP को मैं यहाँ पे ज्वाइन करूंगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब क्या बोला है,
फ्रॉम पी कंस्ट्रक्ट 2 टेंजेंट टू दी सर्कल। अब पी से मुझे क्या करना है, इस सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे देखो, अब ओपी है हमारे पास, तो मोर देन हाफ की डिस्टेंस लेकर के एक ऊपर आर्क एक नीचे आर्क, पी पर रखोगे अभी वही, पी पर अब राउंडर को रखो, वही आर्क को बाइसेक्ट करो, डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये आर्क मैंने ड्रॉ किया बेटा। अब क्या करूंगा, अब मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट मींस ये ओपी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब क्या करना है, अब मैं राउंडर को इस पे रखूंगा बेटा, अब मैं राउंडर को इस पे रखूंगा और ये डिस्टेंस मेजर करूंगा, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस मेजर करके यहां पर राउंडर को रख के आप एक आर्क यहां पे बनाओगे और एक आर्क नीचे बनाओगे। अब उसके बाद क्या करना है सर, अब उसके बाद आप पी एंड इसको ज्वाइन करोगे। ये एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया और एक टेंजेंट मैंने नीचे ये ड्रॉ किया, ऐसे आप कंस्ट्रक्शन करोगे, ठीक है। फिर से सुनो, 2 सेंटीमीटर का सर्कल बोला था वो ले लिया, ओपी 6.5 बोला था, तो ओ पे रख के 6.5 करके एक आर्क बनाया और पी मैंने बाहर लिया। अब ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना था, तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को जो है सेंटर मान के यहां तक के डिस्टेंस मेजर करके एक ऊपर आर्क एक नीचे आर्क बनाओगे और पी को ज्वाइन करोगे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट आप नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। देखो अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 is given that here find the sum of all 2-digit number, find the sum of all 2-digit number which when divided by 7 leaves 2 as a remainder। ध्यान देना क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 10, find the sum of all 2-digit number, all 2-digit number which when divided by 7 leaves 2 as a remainder। अब ध्यान देना बेटे, यहां पर क्वेश्चन है, देखो पहले मैं एक बार समझाता हूं आपको। 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है यहां पर, और हमको पता है कि अगर 2 डिजिट नंबर कहीं पर दिया रहेगा तो 2 डिजिट नंबर में सबसे छोटा नंबर कितना होता है, 10 होता है, एंड सबसे बड़ा नंबर कितना होता है, 99। अब यहां पर क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7। किससे डिविजिबिलिटी की बात हो रही है, 7 से डिवाइड करने की बात हो रही है। तो 7 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कितना होगा, 7 का टेबल हमको आता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो कितना है, 14 है। कितने रिमाइंडर की बात हो रही है, कितना रिमाइंडर छोड़ेगा, 2। तो वही 2 को मैं किस में ऐड करूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा। 14 में मैं क्या करूंगा, 2 ऐड कर दूंगा, कितना होगा, 16। दैट मीन्स मेरा सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड करने के बाद 2 रिमाइंडर छोड़ेगा वो होगा 16। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म कितना होगा, अब इसी 16 में 7 ऐड कर दो, क्योंकि 7 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो इसमें अगर मैं 7 ऐड करूंगा ये हो जाएगा 23, एंड नेक्स्ट वाला क्या नंबर होगा बेटा, 30 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब लास्ट वाले नंबर को फाइंड करने के लिए देखो, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर 99, इसको डिवाइड करो 7 से, 7 1 जा 7 है ना, 7 1 जा 7 कितना आया, 2 आया, यहां पर 9, 7 4 जा कितना बेटा, 28, कितना आया, 1 आया, कितना आया, 1 आया। तो ये 1 क्या है, 1 रिमाइंडर है, 1 रिमाइंडर है। तो अब अगर ये 1 को मैं 99 से माइनस करूंगा तो कितना होगा, 98। तो 98 सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा, बट रिमाइंडर कितना छोड़ना चाहिए, 2। तो यहां पर हमने रिमाइंडर 2 को ऐड किया था, तो अगर मैंने यहां पर रिमाइंडर 2 ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा, 100। ये तो 3 डिजिट बन गया, ये तो 3 डिजिट बन गया, और 3 डिजिट चाहिए नहीं हमको चाहिए 2 डिजिट। तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करूंगा, इसमें से 7 को माइनस कर दूंगा। तो 100 में से अगर मैंने 7 माइनस किया माय डियर, ये हो जाएगा कितना बेटा, ये हो जाएगा 93। तो सबसे छोटा
टू डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड करने के बाद 2 एज अ रिमाइंडर छोड़े वो होगा 93। ठीक है, ये होगा एपी, इज इन एपी। क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है, तो इसी का सम हम लोग फाइंड करेंगे, ध्यान देना अभी। तो ए कितना हुआ? ए हुआ 16, डी कितना हुआ 7, एंड हमारे पास ए एन है, दैट मीन्स 93। तो सबसे पहले एन फाइंड करते हैं, है ना। तो एन फाइंड करने के लिए ए एन का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है फॉर्मूला? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो वैल्यूज है सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हो जाएगा बेटे 93 इज इक्वल टू ए 16 प्लस एन माइनस वन, डी है हमारे पास 7। अब देखो ये 16 क्या है? प्लस में है, तो उस साइड जाएगा माइनस होगा, दैट मीन्स ये होगा 93 माइनस 16। 93 माइनस 16 इज इक्वल टू वॉट? एन माइनस वन इंटू 7। सब्ट्रैक्ट करो, 13 माइनस 6 कितना होगा? 7 होगा। एंड देखो 8 माइनस 1 कितना? 8 माइनस 1 हुआ 7। अब ये 7 मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा डिवाइड होगा, दैट इज इक्वल टू एन माइनस वन। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट, देखो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, दैट मीन्स हियर वी विल गेट 11 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। सो एन इज इक्वल टू वॉट? 12। दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म कितने आया माय डियर? कितना आया बच्चों? 12 आ गया। एन कितना आया? 12 आया। क्या चाहिए हमको? एन 12 आ गया, और मुझे चाहिए क्या? यहाँ पर मुझे चाहिए सम, और सम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एस एन का, दैट इज इक्वल टू एन बाई टू इन अ ब्रैकेट ए वन प्लस ए एन, है ना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन कितना है? 12 है, तो ये हुआ 12 अपॉन 2 इन अ ब्रैकेट ए वन, दैट मीन्स कितना? 16 प्लस ए एन कितना? 93। तो ये हो जाएगा बच्चे एस एन इज इक्वल टू 6 इंटू, एड करो 6 प्लस 3 9 हुआ, 9 प्लस 1 कितना हुआ? 10। सो हियर वी विल गेट एस एन इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 54 एंड 6 1 जा 6, कितना आया? 654 आया। दैट मीन्स सम ऑफ एन टर्म कितना आया माय डियर? कितना आया बच्चों? 654 आया। और इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में ही एक इंटरनल चॉइस दिया गया है, तो अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। एंड द क्वेश्चन इज माला सेव्ड। क्वेश्चन समझना बेटा, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, बस यहाँ पर जो उसका गिवन पार्ट है, जो बेसिक है वो लिखूंगा, ठीक है। देखना यहां पर दिया गया है माला सेव 10 रुपीज, माला सेव 10 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, ईयर के फर्स्ट वीक में माला ने जो है 10 रुपीज सेव किया, तो यहां पर मैंने 10 लिखा। उसके बाद एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 2 रुपीज, और उसके बाद उसने 2 रुपीज वीकली सेविंग को इंक्रीज किया। दैट मीन्स अगर फर्स्ट वीक में उसने 10 रुपीज सेव किया, तो सेकंड वीक में कितना हो जाएगा? 10 प्लस 2 12, थर्ड वीक में कितना हो जाएगा बेटा? 14, क्योंकि 2 रुपीज इंक्रीज कर रही है ना, ये 16 हो जाएगा, एंड सो ऑन। आगे देखो क्या लिखा है, इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग इज 68। एन की वैल्यू यहां पर दी गई है, इन nth वीक हर वीकली सेविंग इज कितना है बेटे? 68 रुपीज। nth वीक में उसकी सेविंग कितनी है? 68 रुपीज, ये दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, मुझे एन यहां पर फाइंड करना है, एंड ऑल्सो फाइंड हर वीकली सेविंग इन 52nd वीक ऑफ द ईयर। दैट मीन्स मुझे A52 भी यहां पर फाइंड करना है, क्लियर है। इज इन एपी, इज इन एपी, इज इन एपी। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? एन से मुझे एन फाइंड करना है, तो एन का फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। और एन कितना है? 68 है, तो 68 इज इक्वल टू ए कितना है सर? यहां पर देखो ए की वैल्यू हो जाएगी 10, डी की वैल्यू हो जाएगी डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, दैट मीन्स 2। तो ए कितना है हमारे पास? 10 प्लस एन माइनस वन, डी कितना? 2। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट 68 माइनस 10 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2। 68 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 58 अपॉन 2 इज इक्वल टू व्हाट? एन माइनस वन। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट, देखो डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, कितना हुआ? 29 हुआ। तो ये हो जाएगा 29 इज इक्वल टू एन माइनस वन, दैट मीन्स एन इज इक्वल टू 29 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 30। एन की वैल्यू कितनी आई? 30 आई। दैट मीन्स उसने बोला था ना nth वीक में उसकी सेविंग 68 रुपीज होगी, तो वो n की वैल्यू कौन सा वीक होगा? तो वो 30वां वीक होगा, 30वां हफ्ता होगा, है ना। क्लियर। अब उसके बाद क्या बोला है कि 52nd वीक में उसकी सेविंग कितनी होगी? तो A52 मुझे फाइंड करना है, तो A52 हम लोग निकालेंगे। A52 क्या होगा? A प्लस 51D। A एंड D की वैल्यू है हमारे पास, सब्स्टिट्यूट कर दो। A कितना है हमारे पास? 10 प्लस
51 इंटू डी हमारे पास कितना है बेटा, डी हमारे पास है 2, यहां पर मैंने 2 लिखा, ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 10 प्लस, देखो मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा बेटे ये हो जाएगा 112। दैट मीन्स 52nd वीक में उसकी जो सेविंग होगी वो कितनी हो जाएगी 112। क्लियर है? ये हमने कंप्लीट किया कौन सा क्वेश्चन, ये हमने कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट होगा बेटे। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन बी के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। सेक्शन सी में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, उसको सॉल्व करने से पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग एडू कार्ड का जो हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे मैथ्स का टर्म 2 का सीबीएसई का, उसका हम लोग आज सेक्शन सी करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी हमने ऑलरेडी पहले कर लिया है। अब हम लोग इस वीडियो में सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे कि किस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों ये मेरे पास जो है मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर है एडू कार्ड का, जिसका हम लोग सैंपल पेपर 2 कर रहे हैं और उसका मैं आज सेक्शन सी करवाने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। यहां पर बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है सेक्शन सी का। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास बुक नहीं होगा इसलिए मैं क्वेश्चंस भी यहां पर लिख रहा हूं, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है यहां पर, इफ मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन of the following frequency distribution is 32.5, find the missing values. Find the missing values. फाइंड दी मिसिंग वैल्यूज। एंड यहां पर बच्चे क्लास इंटरवल दिया गया है, दैट मीन्स एक टेबल दिया गया है, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दी गई है। फ्रीक्वेंसी ध्यान देना बच्चे, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड लास्ट में यहां पर है बच्चे टोटल। एंड फ्रीक्वेंसीज दी गई है, ये है F1, 5, 9, 12, F2, 3, 2 एंड यहां पर टोटल दिया गया है 40। यहां पर मुझे मिसिंग फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स F1 एंड F2 की वैल्यू फाइंड करनी है। मीडियन इज गिवन, कितना दिया है 32.5। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना यहां पर थोड़ा सा। सबसे पहले जब हम लोग मीडियन, जब भी हम लोग मीडियन वाला क्वेश्चन करते थे तो वहां पर हम लोग सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल फाइंड करते थे, है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स व्हाट? सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी अप टू दी गिवन क्लासेस। तो यहां पर हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। दैट मीन्स हम लोग सबसे पहले CF का एक टेबल बनाएंगे। CF क्या होता है? देखो फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो वही रहेगा F1। अब दूसरे वाले की हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करते थे? दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करते थे। तो यहां पर मैं लिखूंगा 5 प्लस F1। सिमिलरली तीसरे वाले के लिए फाइंड करने के लिए 9 को जब मैं इसमें ऐड करूंगा ये होगा 14 प्लस F1। अब मैं क्या करता हूं बेटे? 12 को ऐड करता हूं, तो जब मैं 12 ऐड करूंगा ये हो जाएगा 26 प्लस F1, है ना। सिमिलरली अब F2 को ऐड करो इसमें, ये होगा 26 प्लस F1 प्लस F2। अब 3 को ऐड करो तो ये होगा 29 प्लस F1 प्लस F2 एंड लास्ट में 2 को जब मैं ऐड करूंगा तो ये होगा 31 प्लस F1 प्लस F2। ये मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल फाइंड कर लिया। अब एक बात आप लोग ध्यान देना बेटे, जब हम लोग मीडियन की क्वेश्चंस, जब मैं आपको स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर करवा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट वाले टेबल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज अप टू दी गिवन क्लासेस, मतलब फ्रॉम 0 to 70 तक के सारी फ्रीक्वेंसीज का सम यही है। और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 40। दैट मीन्स व्हाट? ये 40 इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा, 40 इसके इक्वल रहेगा। तो यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल रहा है, ध्यान देना। तो यहां से मुझे इक्वेशन मिल रहा है, देयरफॉर हियर वी कैन से दैट 31 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 40।
that means here we can say that f1 is equal to f1 plus f2 is equal to f1 plus f2 is equal to what 40 minus 31 मतलब कितना बेटा 9। ये मुझे एक इक्वेशन मिला, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब देखो, अब मीडियन फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोग मीडियन क्लास अपना सर्च करेंगे कि मेरा मीडियन क्लास कौन सा होगा। तो देखो मीडियन कितना दिया गया है 32.5। 32.5 किस में आ रहा है, इसमें तो आएगा नहीं, इसमें आएगा। दैट मीन्स ये मेरा मीडियन क्लास है। ये क्या है, मीडियन क्लास है। ये क्या है, मीडियन क्लास। तो यहां पर मैं लिखूंगा मीडियन क्लास, मीडियन क्लास कितना 30 to 40, 30 to 40। अब बच्चे मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखो एल क्या होता है, एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। दैट मीन्स कितना 30। एल कितना मिला मुझे 30 मिला, सारी वैल्यूज हम लोग फाइंड कर लेते हैं। एन बाई टू मीन्स एन क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 40, तो एन बाई टू कितना होगा 20। एन बाई टू कितना होगा 20 होगा सर, यहां पर मैंने लिख दिया। सी एफ क्या होता है बच्चे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सी एफ होती है। तो सी एफ इतना, इसमें कितना है 14 प्लस F1। सी एफ कितना 14 प्लस F1, ये मैंने यहां पर लिखा। एफ क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द, एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मतलब कितना 12। एफ कितना 12। एच क्या होता है बेटे, डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट कितना है 10 है। सारी वैल्यूज मैंने लिखा, समझ में आया, इतना क्लियर है, इतना समझ में आया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे देखो, अब हम लोग देखो मीडियन है हमारे पास, सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये होगा 32.5 इज इक्वल टू एल 30 प्लस एन बाई टू कितना 20। सी एफ कितना, देखो सी एफ की वैल्यू ये है और बाहर माइनस का साइन, मतलब अंदर की साइन बदलेगी। तो ये होगा -14 माइनस F1 अपॉन एफ कितना है बेटे हमारे पास 12 इंटू एच, एच कितना है हमारे पास 10। ये भी मैंने यहां पर लिखा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 30 प्लस में इधर आएगा माइनस होगा, दैट मीन्स 32.5 माइनस 30 कितना हो जाएगा 2.5। तो ये हुआ 2.5 इज इक्वल टू 20 माइनस 14 कितना 6, 6 माइनस F1 अपॉन 12 इंटू 10। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया, देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 12 अपॉन 10 इज इक्वल टू 6 माइनस F1। इतना क्लियर है बेटा, इतना समझ में आया। अब मल्टीप्लाई करो, देखो 12 पंचे 60 कितना हुआ 0 आया, 6 कैरी आया। 12 दूनी 24, 6 कितना हो गया बेटा 30 हो गया। तो यहां पर आया 30.0 अपॉन 10 इज इक्वल टू 6 माइनस F1। दैट मीन्स F1 इज इक्वल टू वॉट, ध्यान देना 10 3 जा 30, 3 आया और 3 उधर जाएगा माइनस होगा। दैट मीन्स 6 माइनस 3 कितना 3। F1 की वैल्यू कितनी आई 3 आई। अब यहां पर F1 की वैल्यू 3 आई और वही F1 की वैल्यू जब मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो F2 की वैल्यू कितनी मिलेगी 9 माइनस 3 दैट मीन्स 6। दैट मीन्स जो दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसीज थी उसकी वैल्यूज कितनी है 3 एंड 6। दैट इज आवर फाइनल आंसर, बस और कुछ नहीं है इसमें। समझ में आया बेटा, हाँ क्लियर है, क्लियर है ना। सब कुछ जो समझाया है यहाँ पर, सारे एक एक स्टेप्स जो भी मैंने बताया सब क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अभी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये मैंने कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन नंबर 11। तो एक बार इसको इरेज करते हैं बच्चे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। चलो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कैंडल फ्रॉम 2 कॉइन्स डिस्टिंक्ट A सेंटीमीटर एंड B सेंटीमीटर वेयर A इज ग्रेटर देन B। ध्यान देना, क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 12 एंड हियर इज गिवन दैट इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the candle, of the top of the candle from 2 coins, from 2 coins distinct A centimeter and B centimeter,
DISTANT, distant A centimeter and B centimeter where A is greater than B, that means A का डिस्टेंस B से ज्यादा है, from its base and in the same straight line straight line from it are कितना 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री respectively. Find the height of the candle. Find the height of the candle. Find the height of candle. ध्यान देना बेटा, देखो सबसे पहली बात, if the angle of elevation of the top of the candle from two coins, दो कॉइन की बात हो रही है, तो यहां पर मैं एज्यूम कर रहा हूं, सपोज ये क्या है, कैंडल है, ठीक है, एंड ये यहां पर एक कॉइन है और एक कॉइन यहां पर है, दोनों सेमी साइड क्यों लिया सर, क्योंकि यहां पर दिया गया है, यहां पर दिया गया है इन अ सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और यहां पर क्या दिया है, कैंडल फ्रॉम टू कॉइन्स डिस्टेंट A सेंटीमीटर एंड B सेंटीमीटर वेयर A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन B, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स बेटा अगर ये दोनों पोजीशन है कॉइन का, तो यहां पर देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, B सेंटीमीटर, एंड यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, A सेंटीमीटर, ये क्लियर है, ये समझ में आया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस A सेंटीमीटर और यहां से यहां तक की डिस्टेंस B सेंटीमीटर यहां पर दिया गया है, फ्रॉम इट्स बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इट आर 60 डिग्री, आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, दैट मीन्स A का डिस्टेंस कितना है 30 डिग्री एंड ये डिस्टेंस कितना है 60 डिग्री, ठीक है, ये एंगल मैंने बना दिया, फाइंड द हाइट ऑफ द कैंडल, दैट मीन्स ये मुझे फाइंड करना है, यही कैंडल है, तो चलो A B, इसको मैं एज्यूम कर रहा हूं बेटा यहां पर C एंड ये क्या है D है, चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट AB be the candle and C and D be the position of two coins. ये मैंने यहां पर डिस्क्राइब कर दिया, मुझे क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है बेटे, ए बी फाइंड करना है, ध्यान देना। तो देखो यहां पर वैसे अगर मैं बात करूं, यहां पर ये जो फिगर यहां पर मैंने बनाया है, तो यहां पर 3 ट्रायंगल टोटल बन रहे हैं, है ना, एक ट्रायंगल है एबीसी, दूसरा ट्रायंगल है एबीडी और तीसरा ट्रायंगल है एसीडी, बट इसमें जो 2 राइट ट्रायंगल रहेंगे बच्चा, जो राइट एंगल ट्रायंगल रहेंगे उसका ही यूज करके हम लोग कैंडल की हाइट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो 2 राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन से हैं, एक है एबीसी और दूसरा कौन सा है एबीडी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैंने एबीसी लिया, यहां पर ध्यान देना, इन ट्रायंगल एबीसी, सिंस एंगल एबीसी कितना है 90 डिग्री है, तो AB मुझे फाइंड करना है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है, बेस है मेरे पास, तो क्या यूज करेंगे, tan यूज करेंगे। तो अगर मैंने tan की प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई किया तो ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन बेस, दैट मीन्स BC, क्लियर। एंड tan 60 कितना होता है √3 इज इक्वल टू AB मुझे फाइंड करना है, तो AB मैंने यहां पर रखा है एंड BC की वैल्यू है मेरे पास B, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू व्हाट, √3 इंटू B। ये मैंने AB फाइंड कर लिया और यही तो मुझे फाइंड करना था, बट कैन आई से दैट इट इज आवर करेक्ट आंसर, नो इट्स नॉट, व्हाई, बिकॉज देखो बेटा यहां पर 2 कांस्टेंट दिया गया है, एक कांस्टेंट A है और एक दूसरा है B, तो मेरा जो आंसर होगा वो A एंड B के कॉम्बिनेशन के साथ आना चाहिए। सिर्फ B के साथ अगर मैंने आंसर दे दिया तो यहां पर तो A पता ही नहीं है क्या है, और यहां पर दोनों कांस्टेंट दिया था, तो जो मेरा आंसर आएगा वो A एंड B के साथ कंबाइन होकर आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, तो फाइनल आंसर फाइंड करने के लिए अभी हम लोग ट्रायंगल ABD लेंगे। देखो इन ट्रायंगल ABD सिंस एंगल ABD इज इक्वल टू 90 डिग्री, अब
अगेन tan की प्रॉपर्टीज अप्लाई करो, tan 30 इज इक्वल टू वॉट, AB अपॉन वॉट, BD। तो ये हो जाएगा बेटा, tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू AB एंड BD कितना है हमारे पास, BD है हमारे पास A। सो हियर वी विल गेट AB इज इक्वल टू, हियर वी विल गेट AB इज इक्वल टू वॉट, A/√3, A/√3। ये मुझे AB मिल गया, ये मुझे क्या मिल गया, AB मिल गया। अब यहां पर देखो, यहां पर भी AB है, यहां पर भी AB है, और मैंने बोला कि हमारा जो आंसर होगा वो A एंड B के कॉम्बिनेशन के साथ आना चाहिए, है ना बेटा। तो अगर मैंने सपोज इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर दिया बाई मल्टीप्लाई 1 एंड 2, देखो क्या होगा, देखो पहले मल्टीप्लाई 1 एंड 2, व्हाट वी विल गेट, हियर वी विल गेट, देखो बेटा AB का स्क्वायर हो जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 इंटू बी, √3 इंटू बी इंटू A/√3, दैट मीन्स √3 से √3 कैंसिल हुआ, है ना। सो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, यहां पर मुझे मिल रहा है AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB, B इंटू A क्या होता है, AB होता है, क्योंकि क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड होती है। तो AB की वैल्यू कितनी आ रही है, AB की वैल्यू कितनी आ रही है, √AB, प्लस माइनस क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज √AB यूनिट, √AB, अच्छा सेंटीमीटर दिया गया है, तो √AB सेंटीमीटर लिखो यहां पर, √AB सेंटीमीटर, दैट इज आवर करेक्ट आंसर। दैट मीन्स लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द कैंडल क्या हो जाएगा बेटा, √AB सेंटीमीटर। कौन सा क्वेश्चन है ये है सर क्वेश्चन नंबर 12, समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 12 में ही यहाँ पर एक इंटरनल चॉइस दिया गया है, तो अभी उसको भी हम लोग करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 का जो भी इंटरनल चॉइस है उसको कर लेते हैं, उसके बाद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये हमने 12 कर लिया। देखो अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 का इंटरनल चॉइस दिया गया है, 2 palm tree of equal height are standing opposite to each other। क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा बेटा, इसलिए क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा, डायग्राम के साथ हम लोग समझेंगे। 2 palm tree of equal height, दैट मीन्स ये एक palm tree है और एक यहां पर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं एक palm tree है, दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है। ये यहां पर दिया गया है, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ अ रिवर विच इज 80 मीटर वाइड। ये क्या है बेटा, एक रिवर है एंड इसकी लेंथ कितनी है, 80 मीटर। कितनी है, 80 मीटर, ये मैंने यहाँ पे बना दिया। और क्या दिया है यहाँ पर दिया है फ्रॉम अ पॉइंट ओ बिटवीन देम ऑन द रिवर। ये जो रिवर है बेटा इसके बीच में कोई एक पॉइंट ओ है, लेट अस अज्यूम यहाँ पर एक पॉइंट ओ है, क्या है, ओ है। क्या दिया है यहाँ पर, फ्रॉम अ पॉइंट ओ बिटवीन देम ऑन द रिवर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्रीज आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। दैट मीन्स यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ये वाले पॉइंट से कितना बन रहा है, 60 डिग्री एंड ऑल्सो कितना बन रहा है बेटा, 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 30 डिग्री, ये मैंने बना दिया। और क्या दिया है सर यहाँ पे, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम बेस ऑफ द ट्री। दैट मीन्स हाइट ऑफ द ट्रीज, दैट मीन्स ये डिस्टेंस, ये लेंथ मुझे फाइंड करनी है, ये लेंथ मुझे फाइंड करनी है एंड ऑल्सो ये लेंथ मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी ओ यहां पर है ही है ऑलरेडी, ये हुआ सी एंड डी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी एंड सी डी बी द 2 palm tree ऑफ इक्वल हाइट। ये मैंने यहां पर डिस्क्राइब किया, इक्वल हाइट। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, ये इक्वल हाइट से मतलब क्या हुआ, ये इसके इक्वल हुआ, ये मुझे पता चल गया, ये राइट एंगल है, यहां पर मैंने दिखा दिया। अब ध्यान देना, अब यहां पर ध्यान देना। अब देखो फ्रॉम पोजीशन ओ से एक ये वाले ट्री पे एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री, और वो वाले ट्री पे एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और क्या बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्री, लेंथ ऑफ द ट्री मुझे फाइंड करनी है एंड ऑल्सो मुझे ये भी फाइंड करना है कि वो जो पॉइंट ओ है उससे ट्री के बेस तक के बीच का डिस्टेंस कितना है ना। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैं अज्यूम कर लेता हूं, यहां से वहां तक का डिस्टेंस देखो, BC इज गिवन, BC क्या है,
बीसी दिया हुआ है, कितना है, बीसी क्या है, रिवर है, और बीसी के बीच का डिस्टेंस, बीसी का डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर, ये दिया हुआ है। तो अगर मैंने यहां पर एज्यूम किया बेटा, लेट ओसी इज इक्वल टू क्या, लेट ओसी इज इक्वल टू, अगर मैंने यहां पे एज्यूम किया x मीटर, दैट मीन्स वी कैन से दैट देयरफॉर ओबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 माइनस x मीटर। ये समझ में आया, यहां तक क्लियर है? बस हो गया बेटा, कुछ नहीं है। अब ट्रायंगल ले लो, कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है, डीसीओ लेते हैं पहले। देखो, इन ट्रायंगल डीसीओ, सिंस एंगल डीसीओ इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है, प्रॉपर्टी किसकी अप्लाई होगी, tan की अप्लाई होगी। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है एंड बेस मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है, तो tan की प्रॉपर्टी अगर मैंने अप्लाई किया तो ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट मीन CD अपॉन बेस कितना है बेटा, OC। तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू CD हमको फाइंड करना है एंड OC हमने अज्यूम किया है कितना, x। सो हियर वी विल गेट CD इज इक्वल टू √3x मीटर। ये मैंने क्या फाइंड किया, CD फाइंड कर लिया सर। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब लेंगे ABO। देखो, अगर मैंने ट्रायंगल यहां पर ABO लिया, देखो इन ट्रायंगल ABO, सिंस एंगल ABO इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, प्रॉपर्टी अगेन tan की अप्लाई होगी, और क्या होगा, देखो tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BO, है ना बेटा। tan 30 होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BO, कितना है, OB कितना है, 80 माइनस x, रखो यहाँ पर 80 माइनस x। सो हियर वी विल गेट AB इज इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3 मीटर। AB हमने फाइंड कर लिया। बट सिंस एज वी नो दैट AB and CD be the two palm tree of equal height, so here we can say that AB is equal to CD। तो यहां पर देखो, अभी since AB is equal to CD, so therefore √3x is equal to what, 80 minus x upon √3। क्लियर है बच्चा, क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया बेटा, वेरी गुड। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ये माइनस में इधर आएगा प्लस होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 80, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4 कितना हो जाएगा, 20। x कितना आया, 20 मीटर आया, x कितना आया, 20 मीटर आया। क्या बोला था, फ्रॉम पॉइंट O फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बेस ऑफ द ट्री, दैट मीन्स एक तो ये वाली लेंथ हमने फाइंड किया, कितना आया, 20 मीटर, एक ये आंसर हुआ। दूसरा आंसर हो जाएगा 80 माइनस एक्स, दैट मीन्स 80 माइनस 20 कितना आएगा, 60 मीटर आएगा। एंड तीसरा आंसर क्या बोला था फाइंड करने के लिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्री। लेंथ ऑफ द ट्री कितना है बेटा, √3x है, 20 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो CD कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा 20 √3 मीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ द ट्री। ये एक आंसर आया, एक आंसर 20 मीटर और एक आंसर 60 मीटर है। So therefore length of the tree is equal to 20 √3 meter and distance of the base of the tree from point O is equal to 20 meter and 60 meter। क्लियर, क्लियर है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 13। स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं बेटा, ठीक है। देखो क्वेश्चन बी लाइक केस स्टडी 1 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो फर्स्ट पैरा रहता है बेटा वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन रहता है, तो उसको आप इग्नोर करोगे तभी भी काम चल जाएगा। सेकंड पैरे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो यहां पर क्या दिया है, सपोज द बाउंड्री वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD such that the walls AB, BC, CD and DA touches the fountain of point P, Q, R and S respectively on the basis of above information answer the following question। देखो डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहां पर डायग्राम दिया गया है बेटा, एक सर्कल है, ठीक है, विथ सेंटर O एंड यहां पर टेंजेंट दिए गए, दैट मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड है, ठीक है। देखो ये मैंने यहां पे बनाया फिगर,
ये मैंने बनाया फिगर, इसको मैं एक बार ज्वाइन कर देता हूं। ये मैंने ज्वाइन किया, ये टच कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये फिगर है, नेमिंग ए बी सी टी एंड इट इज राइट एंगल। ये यहां पर दिया गया है एस आर क्यू एंड यहां पर है बेटा पी। ध्यान देना अभी। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या प्रूव करना है यहां पर, देखो जो प्रूव करना है वही लिख रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहां पर लिख रहा हूं। तो ऐसा नहीं क्वेश्चन आपने सर लिखा नहीं, आपने ऐसे सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन में लिख रहा हूं बेटा, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। और क्या प्रूव करना है यहां पर, देखो फर्स्ट पार्ट में, इफ द एलईडी आर प्लेस्ड अलोंग द बाउंड्रीज ऑफ 4 होल्स देन प्रूव दैट। पहला मुझे यहां पर प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ए बी प्लस सी डी। ध्यान देना, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, बी सी प्लस ए डी। ये मुझे पहला प्रूव करना है। और दूसरा मुझे यहां पर प्रूव करना है, इफ ओ बी द सेंटर ऑफ द फाउंटेन, इफ ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल PAS इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव दैट बेटा यहां पर मुझे सेकंड में प्रूव करना है क्या, ASOP इज अ स्क्वायर। ध्यान देना, बहुत आसानी से इसको प्रूव कर देंगे, कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहली बात देखो, मुझे ए बी प्लस सी डी, देखो कहां पर है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी करना है, BC प्लस ए डी करना है। ध्यान देना, as we all know that from one external point of a circle, we can draw only 2 tangent, है ना। अगर कोई भी सर्कल दिया गया है बेटा और कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट मैंने लिया है, तो यहां से हम लोग सर्कल पर सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एंड बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। एज वी नो दैट जो भी 2 टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे वो हमेशा लेंथ में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। बस यही प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई होगी। देखो तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी वी कैन से दैट, देखो एक्सटर्नल पॉइंट डी है, 2 टेंजेंट ड्रॉ हुआ, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला पार्ट माय डियर इसके इक्वल हो जाएगा, एंड ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। समझ में आया। एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ हो रहे हैं वो सारे इक्वल होंगे लेंथ में। कैसे करेंगे सर, यहां पर देखो, सिंस टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट tangent drawn from an external point of a circle are equal in length। वो लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। so therefore here we can say that ds is equal to dr, as is equal to ap एंड BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, BQ, एंड लास्ट वन CR इज इक्वल टू व्हाट, CQ। ये मुझे मिला। अब क्या करना है सर, अब मुझे यहां पर प्रूफ करना है फर्स्ट वन, तो उसका ही LHS ले लो। LHS क्या है, एंड इसको मैं डिनोट कर रहा हूं एज इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने यहां पे डिनोट किया एज इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर ध्यान देना, AB प्लस CD दिया है LHS इज इक्वल टू AB प्लस CD। देखो AB को क्या लिख सकते हैं, AB को मैं लिख सकता हूं AP प्लस PB। क्या लिख सकता हूं, AP प्लस PB। CD को क्या लिखा जा सकता है, CR प्लस RD। ध्यान देना, AP के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, AP के प्लेस पे मैं लिख सकता हूं AS, है ना, AS लिख सकता हूं, प्लस PB के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, कहां पे है PB के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, BQ लिख सकता हूं, BQ। CR के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, CR के प्लेस पे मैं लिख सकता हूं CQ। एंड RD के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, DS लिख सकता हूं। ये सब कहां से मिला मुझे, फ्रॉम 1। कहां से मिला, फ्रॉम 1 मिला। अब देखो AS प्लस DS क्या होगा, AS प्लस DS क्या होगा, AD होगा,
दैट मीन्स यहाँ पर आया AD प्लस BQ प्लस CQ क्या होगा, BQ प्लस CQ क्या होगा, BC होगा, यहाँ पर आया BC एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। प्रूव हो गया ना, प्रूव हो गया बेटा। ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब सेकंड पार्ट में मुझे क्या दिखाना है, ASOP इज अ स्क्वायर, है ना, ASOP इज अ स्क्वायर। कहां पर है ASOP, देखो ASOP, इसको ज्वाइन करो, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, देखो ASOP इज अ स्क्वायर, इसको मुझे स्क्वायर शो करना है। देखो कैसे करेंगे, सिंस एज वी नो दैट, देखो अगर मैंने OS एंड OP को ज्वाइन किया है तो OS एंड OP क्या है, OS एंड OP क्या है बेटा, रेडियस है। एंड एज वी नो दैट रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस जो हम लोग टेंजेंट पे ड्रॉ करते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हुआ। तो यहां पर देखो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी ऑब्वियसली 90 होगा। दैट मीन्स ये क्या है बेटा, ये क्या है, रेक्टेंगल है। एंड रेक्टेंगल क्या बोलता है, रेक्टेंगल बोलता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं इन अ लेंथ। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, बट ये वाली साइड इसकी ऑलरेडी इक्वल है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1। दैट मीन्स चारों साइड इक्वल हो गई, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। क्लियर है, हाँ सर समझ में आ गया, बट लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे, देखो बेटा इसको मैं इरेज कर रहा हूं, उसके बाद इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखो इरेज करते हैं इसको पहले, देखो सिंस रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट, रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। वो टेंजेंट की क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स व्हाट, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, so therefore OP is perpendicular to AB and OS is perpendicular to what, AD. That means what, so therefore here we can say that angle S is equal to angle P is equal to 90 degree and angle A is already 90 degrees given and एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में यहाँ पे क्या लिखोगे, गिवन, ये दिया हुआ है बेटा। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट क्वाड्रिलेटरल, व्हाट, क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ASOP इज अ रेक्टेंगल। क्या होगा बेटा, ये रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल यहाँ पर मैंने शो कर दिया। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो हमेशा रेक्टेंगल होता है। यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल दिखा दिया। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा, देयरफॉर व्हाट, OP इज इक्वल टू AS एंड OS इज इक्वल टू AP। ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ये मैंने यहां पर लिखा। और देखो बेटा, अब यहां पर देखो मैं लिखूंगा बट AP इज इक्वल टू AS। रीजन में क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, अभी ऊपर किया था ना हमने। सो देयरफॉर यहां पर देखो AS इज इक्वल टू AP, दैट मीन्स ये चारों साइड इक्वल हो गए। सो देयरफॉर मैं यहां पर लिखूंगा OP इज इक्वल टू AS इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू AP। सो देयरफॉर व्हाट, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ASOP इज अ स्क्वायर। ये हमने प्रूव कर दिया। समझ में आया, क्लियर है बेटा, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ गया तो। ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 13। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये 13 हमने कंप्लीट कर लिया, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, केस स्टडी 2, ठीक है। चलिए देखो, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। एज यू ऑल नो, जो फर्स्ट पैरा रहता है उसको पढ़ना नहीं है, सेकंड पैरा से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो, अ स्टूडेंट एडवेंचर कैम्प ऑफ 3 days was organized by a school of class 10 student
their accommodation was organized in a tent. A group of 4 students was to share a tent. मतलब एक टेंट में सिर्फ 4 बच्चे रहते हैं, ये मुझे यहां से पता चला. Was to share a tent and they were asked to prepare their own tent. ठीक है. The teacher asked them to prepare a conical tent of radius 7 centimeter. Conical tent है बेटा, तो ये क्या है, conical tent है. एंड इस टेंट में कितने बच्चे रहते हैं, 4 बच्चे, ये मुझे पता है. कितने बच्चे रहते हैं, 4 बच्चे. ये कोनिकल टेंट है. राइट सर्कुलर कौन होता है, यहां पे मैंने राइट सर्कुलर दिखा दिया, ये मैंने बना दिया. ठीक है, ये 90 डिग्री. अब देखो, ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस कितना है इसका, 7 सेंटीमीटर है. कितना है, 7 सेंटीमीटर. ये मैंने यहां पर लिखा. For this purpose, they were provided a canvas of area 551 meter square, in which 1 meter square is used in stitching and wastage. मतलब जो कपड़े का एरिया था बेटा यहां पर, वो कितना था, 551 मीटर स्क्वायर. बट उसमें से 1 मीटर स्क्वायर ऐसा था जो कपड़ा वेस्ट हुआ. जो कपड़ा क्या हो गया, वेस्ट हो गया. तो यहां पर फाइंड क्या करना है, वेस्ट ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फाइंड द हाइट ऑफ द टेंट, मुझे टेंट की हाइट फाइंड करनी है. एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड बाई ईच स्टूडेंट इन अ टेंट. ईच स्टूडेंट कितना एयर वहां पर ऑक्यूपाई करेगा, वो मुझे फाइंड करना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, गिवन इन अ कोनिकल टेंट रेडियस इज गिवन, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. हाइट मुझे फाइंड करना है. इन अ कोनिकल टेंट देयर आर 4 स्टूडेंट. इन अ कोनिकल टेंट r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड देयर आर 4 स्टूडेंट. इसमें कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे रह रहे हैं. ठीक है, हाइट मुझे फाइंड करना है. अब यहां पर एक स्टेटमेंट दिया गया था, सिंस the area of canvas are 551 meter square, in which 1 meter square is used in stitching. So therefore देखो बेटा, देखो कोनिकल टेंट है, मतलब देखो जो कैनवस मतलब जो कपड़ा यहां पर लगा है उसका एरिया टोटल कितना था, 551 मीटर स्क्वायर. लेकिन 1 मीटर स्क्वायर वहां पर वेस्ट हो गया है स्टिचिंग में. तो देखो जो कपड़ा लगेगा, जो हम लोग टेंट बनाते हैं, वो सिर्फ कर्व पार्ट का बनाते हैं. सो देयरफॉर यहां पर लिखूंगा मैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा. सो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू 551 माइनस 1, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर वेस्ट हुआ है. तो कितना आया टोटल आया 550. एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट होता क्या है, पाई आर एल होता है. यहां पर मैंने लिखा, पाई की वैल्यू दी गई है क्या, नहीं दी गई है. तो कितना लेना है, 22/7 इंटू आर है हमारे पास कितना, 7 इंटू एल इज इक्वल टू कितना, 550. सो देयरफॉर हियर वी विल गेट एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 22 इधर जाएगा, डिवाइड होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 550 अपॉन 22. 11 2 जा 22, 11 5 जा 50, दैट मीन्स एल कितना मिल रहा है बेटा यहाँ पर 25. यूनिट क्या है, सेंटीमीटर. दैट मीन्स स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट कितना है, 25 मीटर. क्या फाइंड करना है, मुझे हाइट फाइंड करना है. तो हमारे पास फॉर्मूला है, सिंस एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो देयरफॉर एल स्क्वायर दैट मीन्स कितना है 25 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. आर कितना है बेटा 7 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर. दैट मीन्स ये हो जाएगा 625 माइनस 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर. दैट मीन्स बाय सबट्रैक्टिंग इट हियर वी विल गेट h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 576. सो हियर वी विल गेट h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. ये हाइट ऑफ द टेंट मुझे मिला 24 सेंटीमीटर. सब्ट्रैक्ट करेंगे इतना ही आएगा क्या, देख लेते हैं. 15 माइनस 9 6 आ जाएगा बेटा. 11 माइनस 4 7 सही है. तो हाइट ऑफ द टेंट कितना है 24 सेंटीमीटर. ये हमने फाइंड कर लिया. नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है यहाँ पर
अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड बाय ईच स्टूडेंट इन द टेंट। इसके अंदर जितनी एयर आएगी वो क्या होगा बच्चे, वो इस टेंट का वॉल्यूम हो जाएगा, है ना, इस टेंट का वॉल्यूम हो जाएगा। एंड इस टेंट के अंदर कितने बच्चे हैं, और वो जो वॉल्यूम होगा वो कितने बच्चों के लिए होगा, 4 बच्चों के लिए होगा, और 1 बच्चे का चाहिए मुझे, तो ध्यान देना यहां पर, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। सो देयरफॉर एयर रिक्वायर्ड बाय 4 स्टूडेंट, सो देयरफॉर एयर रिक्वायर्ड फॉर 4 स्टूडेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टेंट, टेंट का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ टेंट, है ना बेटा, एंड वॉल्यूम ऑफ टेंट क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज है हमारे पास सारी, 1/3 पाई कितना है 22/7, आर कितना है 7, दैट मीन 7 into 7 हो जाएगा। एच हमने अभी फाइंड किया था कितना 24, 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल हुआ, 3 8 जा कितना है बेटा 24 आया। दैट मीन्स हियर वी विल गेट व्हाट 22 into 7 into 8, यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। बट दैट इज व्हाट, दैट इज द एयर रिक्वायर्ड फॉर 4 स्टूडेंट, बट मुझे चाहिए कितना ईच स्टूडेंट। सो देयरफॉर एयर रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टूडेंट इज इक्वल टू, जितना टोटल वॉल्यूम है उसको 4 से डिवाइड करना है ना, तो इसको मैं जब 4 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 22 into 7 into 8/4, एंड 4 2 जा होगा बेटा 8। अब मल्टीप्लाई करो इसको, ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 प्लस 1 15 into 2। सो हियर वी विल गेट 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 308 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज आवर फाइनल आंसर। दैट मीन्स एयर रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टूडेंट कितना हो जाएगा बेटा, एयर रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टूडेंट कितना हो जाएगा 308 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है सेक्शन सी। सेक्शन सी के हमने सारे क्वेश्चन करवा दिए बेटा आपको, और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।